हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के रहने वाले हैं। और ये फीटर के क्वेश्चन से रहने वाले हैं। मॉडल पेपर 16 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 15 मॉडल पेपर दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 40 तक प्रश्न कर रखा है और इस वीडियो में उससे आगे का प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो एक्स जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्बर। यानी कि ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये आर्बर का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैंड रीमर में। यानी कि हैंड रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। अब भाई फ्रेंड्स, जो रीमर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो रीमर जो होता है वो प्रायः किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, या फिर हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। अगला इसका पॉइंट है, अगले पॉइंट को बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन की रीमिंग करते समय जो कूलेंट जो होता है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगला इसका पॉइंट क्या है? तो रीमिंग करते समय एक रीमिंग द्वारा 0.1 से 0.15 mm और फिनिश रीमिंग द्वारा 0.02 से 0.05 mm तक धातु को काटा जा सकता है या फिर काटा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि ये जो रीमिंग जो होता है, यानी कि जो रीमर जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का भी बना हुआ होता है और हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। अगला यानी कि दूसरा इसका पॉइंट क्या था? तो जो कास्ट आयरन जो होता है, यानी कास्ट आयरन की जो रीमिंग करते समय हम जो कूलेंट जो होता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि कास्ट आयरन का रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला इसका पॉइंट क्या था? तो रीमिंग करते समय एक रीमिंग द्वारा 0.1 से 0.15 mm और फिनिश रीमिंग द्वारा, यानी फिनिश रीमिंग द्वारा 0.02 से 0.05 mm तक धातु को काटा जाता है। तो आई होप ये सभी अब पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? यानी कि ये इस फिगर में देखकर बताना है कि ये जो ड्रिल जो है किया गया, जो दोष आपको बताना है कि कौन सा दोष है, कौन सा दोष को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? यानी कि ये ड्रिल किया गया जो होल है इस फिगर में देखकर बताना है कि ये किस प्रकार का दोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ओवर साइज्ड होल, यानी कि ओवर साइज होल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाए तो क्या दोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोडिंग।
यानी कि अगर ग्राइंडिंग व्हील के दोष बंद हो जाएं तो जो दोष है वो क्या कहलाता है, तो लोडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन। अब ग्रे कास्ट जो आयरन है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कार्बन की जो प्रतिशत जो होती है वो 2% से 3% होता है, और मिश्रित जो कार्बन होता है, मिश्रित कार्बन, उसका प्रतिशत कितना होता है, तो वो 1% होती है। और इन्हीं के वजह से क्या होता है, तो इन्हीं की वजह से जो इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो वो भूरा होता है। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो अगला है इसका जो पिघलाव बिंदु जो होता है ग्रे कास्ट आयरन का वो कितना होता है, तो वो होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होता है, तो 2% से 3% तक कार्बन की प्रतिशत होता है, और मिश्रित कार्बन जो होता है वो 1% होता है, और इसी के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, तो भूरा होता है। और इसका जो पिघलाव जो बिंदु होता है वो कितना होता है, तो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। रॉट लोहे यानी कि रॉट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुडलिंग। पुडलिंग फर्नेस का उपयोग किया जाता है किसके उत्पादन के लिए, तो रॉट आयरन जो है इसके उत्पादन के लिए। अब देख लेते हैं जो ब्लास्ट फार्नेस है और जो ये क्यूपोला फार्नेस और जो ब्लास्ट फार्नेस है इससे क्या होता है, तो जो ये ब्लास्ट जो फार्नेस होता है इससे पिग आयरन जो होता है इसका निर्माण होता है, और जो क्यूपोला जो फार्नेस होता है इससे कास्ट आयरन जो है इसका निर्माण होता है, यानी कि इसका उत्पादन होता है। यानी कि जो पुडलिंग जो फार्नेस है इससे रॉट आयरन जो है इसका उत्पादन होता है, और जो ब्लास्ट फार्नेस है इससे पिग आयरन का उत्पादन होता है, और जो क्यूपोला जो फार्नेस है इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैलेमाइन का उपयोग किया जाता है। अब गैलेना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो गैलेना होता है वो लोहा जो होता है उसका अयस्क है कौन, गैलेना। और गैलेना का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है PbS होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो गैलेना है वो लोहा जो है इसका अयस्क है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो PbS होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिलर गेज का। यानी फिलर गेज का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बियरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। अब भाई जो जो फिलर गेज है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलर गेज का जो ब्लेड होता है इसकी जो मानक लंबाई होती है वो 100 mm होता है। ओके फ्रेंड्स। अगला है इसके द्वारा इंच, यानी कि जो इंच होता है, यानी कि इंच तथा इंच तथा दोनों में माप ले सकते हैं किसके द्वारा, तो फिलर गेज के द्वारा। अगला इसका पॉइंट क्या है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं जो वर्नियर कैलिपर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वर्नियर जो कैलिपर है इसका जो अल्पतमांक है वो कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। अब आइए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फिलर गेज होता है, फिलर गेज
इसका जो लंबाई होता है यानी इसकी ब्लेड की जो लंबाई होती है वो 100 mm होता है और फीलर गेज के द्वारा इंच और mm दोनों में माप ले सकते हैं। और जो ये जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर, इसका जो अल्पतमांक जो है वो कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि ये जो एक्स जो है ये किस भाग को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फिंगर्स को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एकमी थ्रेड का कोण क्या है। और ये वाला जो प्रश्न जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं बाकियों के बारे में। तो 55 यानी कि 55 डिग्री किसका होता है, तो ये होता है एक BSW जो थ्रेड होता है इसका जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। एक होता है BSF होता है, BSF थ्रेड, इसका भी जो डिग्री होता है यानी कि कोण जो होता है वो 55 डिग्री होता है। और BSP जो थ्रेड होता है इसका भी जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। और जो 45 है ये किसका होता है, तो एक बट्रेस थ्रेड होता है, बट्रेस थ्रेड, इसका जो एंगल जो होता है वो कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। तो आई होप सभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो एकमी जो थ्रेड है इसका जो कोण होता है वो कितना होता है, तो 29 डिग्री होता है। और BSW, BSF, BSP तीनों थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो 55 डिग्री होता है। और जो बट्रेस थ्रेड है इसका कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। तो आई होप सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है उसको वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है, यानी कि ये जो एक्स है ये कौन से किस चीज़ को दर्शा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि थ्रेड एंगल को दर्शा रहा है। किस चीज़ को दर्शा रहा है, कौन से एंगल को, तो थ्रेड एंगल को दर्शा रहा है। और फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस थ्रेड में वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये मेजर डायमीटर को दर्शा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये माइनर डायमीटर को दर्शा रहा है। और ये जो है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये इफेक्टिव डायमीटर है उसको दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव के स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीड। अब जो ये फ्लैंक है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो चूड़ी की साइडों की सतहें जो है वो फ्लैंक कहलाता है। अगला है क्रेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी पूछा जाता है क्रेस्ट के बारे में, और रूट के बारे में भी पूछा जाता है। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्रेस्ट जो होता है, चूड़ी का जो सबसे ऊपरी जो सिरा होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। और जो रूट जो होता है वो चूड़ी के ग्रुप की सबसे जो निचली जो सतह होता है उसको रूट कहते हैं। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लैंक है, चूड़ी की साइडों की जो सतह होता है उसको फ्लैंक कहते हैं। और चूड़ी का जो सबसे ऊपरी जो सिरा होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं। और रूट कहते हैं चूड़ी की जो ग्रुप होता है उसकी सबसे निचली जो सतह होता है उसको रूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिटवीन द लैंड्स, यानी कि लैंड के बीच से मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 27.5 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इस टूल का नाम क्या है? यानी कि फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा टूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि काउंटर सिंक विथ पायलट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लूट। यानी कि जो फ्लूट होता है वो चिप्स निकालने के लिए इसी को डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। टाइप एस ट्विस्ट डील का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, यही इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिनिमम साइज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।